मेरी स्टोरी को समझने के लिए हमें चाइना के नेहे शहर में जाना पड़ेगा और टाइम था 1990s का, जब नवंबर 1990 के एक दिन छोटे बच्चों की टीचर 26 साल की सू लीशिया वहीं के एक ट्रेन स्टेशन के बेंच के ऊपर बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही थी। असल में सू अपने हस्बैंड से बहुत लंबे टाइम से बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। उनकी हर दिन की लड़ाइयां, हर दिन की वो तू मैं, इससे सू बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और फाइनली आज वो दिन था जब सू के लिए सर से पानी बिल्कुल ऊपर जा चुका था। इसलिए सुबह सुबह जैसे उसके पति के साथ उसकी लड़ाई हुई, उसने अपने सारे कपड़े, अपना सारा तामझाम सूटकेस में पैक किया। सूटकेस को लेकर घर से बाहर निकले। मेन डोर उसने बहुत जोर से पटक मारा और अपने घर को छोड़कर सीधा यहीं के लोकल ट्रेन स्टेशन पर आकर बैठ चुकी थी। बट अब सू के लिए दिक्कत ये थी कि वो घर तो छोड़ आई, बट उसे आगे क्या करना है ये उसने प्लान नहीं बनाया था। अब उसी ट्रेन स्टेशन पर बैठकर रोते रोते इधर उधर देख रही है कि ट्रेन आ रही है, लोग ट्रेन के अंदर चढ़ रहे हैं, ट्रेन से बाहर निकल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहे हैं। बट सू के लिए कहीं जाने को कोई ठिकाना ही नहीं, कुछ करने के लिए कोई काम ही नहीं। इसलिए वो उसी बेंच के ऊपर बैठकर मन ही मन में बहुत जोर जोर से रो रही थी कि आखिर अब वो आगे करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। बेशक जिस शहर के अंदर सू रह रही थी, नेहे शहर, वो बहुत कोई बड़ा शहर नहीं, बिल्कुल छोटा था, 70-80 हजार की पॉपुलेशन उस शहर की। इसलिए उस शहर के अंदर कुछ करने के लिए कुछ खास काम धंधा भी नहीं जहां जाकर सू कोई नौकरी वगैरह पकड़ सके या फिर किसी कंपनी में काम कर सके। ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा शहर। अगर मेनलैंड चाइना में किसी व्यक्ति से इसके बारे में पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो नेहे शहर को जानते भी नहीं होंगे कि इतना छोटा सा शहर है चाइना का। बट 1990 का वो टाइम था चाइना के अंदर जब ये छोटा सा नेहे शहर पूरे के पूरे चाइना के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। सभी लोग इस नेहे शहर के अंदर जाने से भी डरते थे और अगर वो वहां चले जाते तो किसी को भी पता नहीं था कि वो वहां से वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। और ये बात बहुत अच्छे से सू लीशिया को भी पता थी। असल में इस पूरे साल में 1990 के शुरुआत से ही अब तक नवंबर आते आते बहुत सारी महिलाएं इस नेहे शहर से गायब हो चुकी थी। लिटरली वो ऐसा लग रहा था जैसे इस धरती से कहीं गायब हो गई हों। और ये बात बहुत अच्छे से सू लीशिया को भी पता थी कि ऐसे अकेले यहाँ पर इस शहर में बैठना कितना ज्यादा अनसेफ हो सकता है, उसका कोई भी फायदा उठा सकता है। और यहाँ पहले से ही महिलाएं गायब हो रही हैं। पूरे देश के अंदर नेहे शहर की खबरें चल रही हैं कि ये छोटा सा शहर है जहां से महिलाएं अपने आप गायब हो जाती हैं। ऑब्वियसली डर अब सू लीशिया को भी लग रहा था। बट सू के लिए मन में शांति वाली बात ये थी कि जितनी भी महिलाएं अभी तक गायब हुई थी इस नेहे शहर से, वो सभी की सभी प्रोस्टिट्यूट्स थी। और ये बात सू के लिए बहुत ज्यादा शांति देने वाली थी कि एटलीस्ट वो ये काम नहीं करती, इसलिए उसके गायब होने के चांसेस, उसको कोई नुकसान पहुंचा दे इस चीज के चांसेस बहुत कम है। और सू जब पहले नौकरी किया करती थी, जब ये खबरें वहां फैल रही थी, उस टाइम पर सू अपने घर से निकलते टाइम सड़क पर चलते हुए किसी महिला के साथ ही अपने ऑफिस तक जाती ताकि उसको थोड़ा सेफ फील हो, क्योंकि सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। बट अब क्योंकि सू लीशिया अकेले ट्रेन स्टेशन के ऊपर उस बेंच के ऊपर बैठकर रो रही थी, तो उसको डर लगने लगा कि शाम भी हो जाएगी, रात भी हो जाएगी और रात को यहाँ से कहाँ जाएगी। सो उसने सोचा माइंड में ही कि क्यों ना वो वापस अपने घर चली जाए, अपने हस्बैंड के साथ वापस जाकर पैचअप कर ले, सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि वो सुरक्षित रह सके। और इससे पहले कि सू वहां से उठकर अपने घर के लिए वापस निकल पाती, उस बेंच पर बैठे बैठे उसने नोटिस किया कि एक आदमी जस्ट उसके बराबर में खड़ा हुआ है, वेल सूटेड बूटेड, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट सा आदमी उसको देख रहा है बार बार। और जैसे सू ने उसको नोटिस किया, उस आदमी ने धीरे धीरे उस सू के पास आना शुरू किया और अपनी जेब से अपना रुमाल निकाल कर सू की तरफ किया। अब जैसे सू ने देखा कि वो आदमी उसको रुमाल दे रहा है, उसका भी ध्यान ऊपर उस आदमी के फेस की तरफ गया। ऑब्वियसली ये चीज बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी सू के लिए भी, क्योंकि एक अननोन आदमी इस ट्रेन स्टेशन के ऊपर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, उससे इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा है और ये अनजान आदमी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। सू को भी थोड़ी टेंशन हुई, इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारा रुमाल नहीं चाहिए। लेकिन फिर उस आदमी ने बड़े प्यार से, बहुत ही लीलिएंट वे में सू को समझाना शुरू किया कि देखो, मैं कुछ और नहीं कह रहा, तुम्हारी आंखों से जस्ट आंसू वगैरह गिर रहे हैं, इसलिए मैंने अपना रुमाल तुमको ऑफर किया। अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम ये रुमाल रख सकती हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। सू ने वो रुमाल उस आदमी के हाथ से लिया, अपना मुंह वगैरह साफ करने लगी और मुंह साफ करके जैसे ही सू ने वापस उसका रुमाल उस आदमी के हाथ में दिया, उस आदमी ने बहुत ही सिंसियर वे में पूछा कि अगर तुमको कुछ दिक्कत ना हो तो मैं क्या तुम्हारे साथ बैठ जाऊं यहीं पर। सो पूरे रिस्पेक्टफुल गैप को मेंटेन करते हुए वो आदमी उस बेंच के ऊपर बैठ गया और सू से पूछने लगा कि हे, क्या तुम ठीक हो। बट अब इतने लंबे टाइम से सू और उसके हस्बैंड के बीच में बहुत गंदी लड़ाइयां चल रही थी, बहुत गंदी तू मैं चल रही थी। उसका दिमाग बहुत लंबे टाइम से परेशान चल रहा था और कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं इतने लंबे टाइम से कि किसी ने आकर सू से पूछा हो कि क्या तुम ठीक हो। और जैसे ये बात उस आदमी ने पूछी, सू के मन में भी उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया और सू ने भी उस आदमी से बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि वही आदमी था जो उसको थोड़ा बहुत समझ पा रहा था। उसके आंसुओं की उसको थोड़ी बहुत चिंता थी। सू ने बहुत इमोशनल होते हुए, रोते रोते, अपनी आंखों में दोबारा से आंसू लाते हुए उस आदमी को बताना शुरू किया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं, मैंने अपने घर बार छोड़ दिया है, मैंने अपना पति छोड़ दिया है, मेरी नौकरी जा चुकी है, अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, कहीं जाने के लिए कुछ नहीं है। ये बात जैसे
जैसे ही उस आदमी ने सुनी, वो बहुत सिंसियर वे में उसकी बातें सुन रहा था। उस आदमी ने सामने से सू के लिए ऑफर रखा कि देखो मैं यहीं पास में ही एक पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट के अंदर मैं डायरेक्टर के पद पर वहां तैनात हूं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां पर नौकरी लगवा सकता हूं अगर तुम बिल्कुल भी कंफर्टेबल हो। जैसे ये बात सुनी, अब ऑब्वियसली सू जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके पास खाने के लिए कुछ खाना नहीं है, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, अब एक आदमी वेल ड्रेस्ड आदमी बहुत हैंडसम वो उसके सामने से ऑफर कर रहा है, देखने से ही लग रहा है कि वो बिल्कुल ऑब्वियसली डायरेक्टर होगा। तो सू ने इस जॉब के लिए तुरंत हाँ भी कर दी। बट उसी सेम टाइम पर उस आदमी ने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि देखो मेरा नाम जिया वैंग है और मैं यहीं पास ही में मेरा घर भी है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर आकर उस जॉब के बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकती हो, मैं तुम्हारी फॉर्मेलिटीज वगैरह वो सारी पूरी करवा देता हूँ। बट इस मोमेंट पर जैसे सुलीशा ने ये सुना कि आदमी उसको अपने घर लेकर जाना चाह रहा है, ऑब्वियसली यहाँ रेड फ्लैग्स सू के सामने आने लगे थे। उसने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, मुझे ऐसी कोई नौकरी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें लगवाना है तो यहीं से लगवा दो, कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो यहीं से करवा लो। और ना सुनने के बाद भी जिया वैंग बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा उसका फेस पहले था बिल्कुल वैसा ही रहा और जस्ट ऐसा लग रहा था उस टाइम पर जिया वैंग वहां से उठकर जाने के लिए तैयार है। और जैसे ही वो खुद खड़ा हुआ वहां से जाने के लिए थैंक यू बाय बाय करके सुलीशा को, उसी टाइम पर सुलीशा ने पीछे से आवाज लगाई कि नहीं जिया रुको, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूं। जिया ने सू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, सू ने भी उसका हाथ पकड़ा और दोनों अब यहाँ ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, ट्रेन स्टेशन के मेन गेट से बाहर निकले और पैदल पैदल ही कुछ ही दूर था यहाँ जिया वैंग का घर भी। तो कुछ गलियां क्रॉस करने के बाद, कुछ चौराहे क्रॉस करने के बाद फाइनली जिया का घर अब सामने दिख रहा था और जिया ने दूर से कहा कि सू वो मेरा घर है। और जैसे ही सुलीशा ने जिया वैंग का घर देखा, जो भी उसके मन के अंदर डर था वो सारा अब खत्म हो चुका था, क्योंकि घर दिखने में इतना सुंदर, ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था कि ये घर किसी कंपनी के डायरेक्टर वगैरह का होगा, ये बिल्कुल भी किसी छोटे आदमी का घर नहीं था। और ऑब्वियसली जो सूटेड बूटेड पहनावा इस जिया वैंग ने पहना हुआ था, ये इसके लिए ड्रॉज की बात है, ये इसके लिए आम बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड वेल सेटल्ड आदमी है। अपने घर पर पहुंचकर जिया ने अपनी जेब से अपने घर की चाबी निकाली और उसको मेन डोर को अनलॉक करके दरवाजा खोला। जिया ने घूमकर सू की तरफ अंदर आने का इशारा किया और दोनों घर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। पीछे से जिया ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मेन लिविंग हॉल के अंदर सू को बैठाया, खुद वहां से उठकर किचन की तरफ गया कॉफी वगैरह बनाने के लिए। और जैसे दोनों की कॉफी वगैरह बनकर तैयार हुई, 2 कपों में डालकर जिया सू के पास आकर बैठा, सू की तरफ एक कॉफी का कप किया, खुद भी एक कॉफी पीने लगा और आपस में कॉफी पीते पीते दोनों इस आने वाली सू की नौकरी के बारे में बात कर रहे थे। आने वाले कुछ मिनटों तक जिया ने समझाया सू को कि तुम्हारा रोल क्या होने वाला है, तुम्हें क्या काम करना है उस फैक्ट्री के अंदर और तुम्हारी सैलरी वगैरह क्या होगी, तुम्हारी छुट्टियां कितनी होंगी, तुम कहां कहां जा सकती हो, तुम्हारे इसके आने वाले फ्यूचर क्या होंगे। ये सब कुछ समझाने के बाद, कुछ मिनटों तक बोलने के बाद फाइनली दोनों की कॉफी अब पूरी होने वाली थी। और जैसे ही सामने बैठी सुलीशा की वो कॉफी पूरी हुई, उस टाइम पर जिया वैंग बिल्कुल चुप हो चुका था। एग्जैक्टली इस मोमेंट का वो वेट कर रहा था कि कब सुलीशा की कॉफी पूरी हो और वो अपना असली रंग दिखाए। सुलीशा ने जैसे अपने कॉफी कप को खत्म करके नीचे टेबल के ऊपर रखा, उसने सामने बैठे इस जिया वैंग की तरफ देखा। अब उसका लुक पूरे तरीके से बदल चुका था और बहुत बहुत ज्यादा डरावना सा लुक वो अपने फेस के ऊपर लेकर सामने बैठे सुलीशा को देख रहा था। और जैसे सुलीशा ने उसे देखा, वो समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ नहीं बल्कि बहुत बहुत कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत उस कॉफी कप के अंदर देखा और उसको देखते ही वो समझ चुकी थी कि इस जिया वैंग ने उसकी कॉफी के अंदर कुछ पॉइजन वगैरह मिलाया है। और इससे पहले कि सुलीशा कुछ पूछ पाती या फिर कुछ बोल पाती, इतने में ही सुलीशा की आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। इस मोमेंट के एग्जैक्ट 2 हफ्तों बाद इस घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर यहीं के लोकल पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा कपल रोते रोते बेचारा उस पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर हुआ और जाकर सामने बैठे जैंग नाम के उस पुलिस ऑफिसर के आगे बहुत जोर जोर से रोने लगा। वो कंप्लेन कर रहे थे कि उनका बेटा गायब हो चुका है और वो अभी तक अपने घर पर नहीं आया। उसको निकले घर से 3-4 दिन बीत चुके हैं, बट उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सुलीशा के बारे में बात नहीं हो रही, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये जो एल्डरली कपल आया था, इसका बेटा गुम हुआ था और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। असल में सुलीशा के तो गायब होने की किसी ने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि उसके हस्बैंड को लग रहा था कि उसकी बीवी उसको छोड़कर बस जा चुकी है, उसने किसी और के साथ घर बसा लिया और उसने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि उसकी बीवी एट प्रेजेंट कहां पर है। तो जैसे उस बूढ़े कपल ने सब कुछ बताना शुरू किया अपने बेटे के बारे में कि वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है, तो सामने बैठे हुए पुलिस ऑफिसर जैंग, उनके लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों में 20 लड़कियां गायब हो चुकी थी।
मैं आपको दोबारा बता दूं, इसके अंदर सू बिल्कुल भी शामिल नहीं है। सुलीशा अलग है, उसकी तो रिपोर्ट भी नहीं कटी। उसके अलावा 20 लड़कियां इस छोटे से नेहे शहर से गायब हुई थी और उनके बारे में पुलिस ऑफिसर जैंग को पता था। अब पहली बार ऐसा हुआ था कि एक आदमी गायब हुआ है और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। छोटा सा तो शहर है, कोई भी गायब होगा तो उसके बारे में खबर बहुत जल्दी फैल जाएगी। पुलिस ऑफिसर जैंग ने सामने बैठे एल्डरली कपल को भी ये बात बताई कि पिछले 6-7 महीनों में 20 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। हमने लड़कियों के तो केस देखे हैं, लेकिन पहली बार एक लड़का गायब हुआ है, एक आदमी गायब हुआ है। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि करे तो करेगा, क्योंकि हमने लड़कियों के बारे में तो ये अज्यूम कर लिया था कि हो सकता है जितनी भी वो सेक्स वर्कर्स गायब हुई हैं, या तो उन्होंने अपनी पहचान बदल ली हो और वो पहचान बदल कर कहीं और शिफ्ट हो गई हो, या फिर सिंपली वो शहर को ही छोड़कर कहीं और जाकर ये काम करने लगी हो, क्योंकि इस तरीके की लड़कियां अलग अलग जगह अपनी बदलती रहती हैं ताकि उनको कोई भी पहचाने ना। आदमी के गुम होने वाले केस को उन बाकी 20 केसेस से इस बात से रिलेट किया कि क्योंकि वो 20 की 20 लड़कियां भी इसी ट्रेन स्टेशन से गायब हुई थी और ये आदमी जो बूढ़े कपल का लड़का था, ये आदमी भी इसी ट्रेन स्टेशन से गायब हुआ है। इसीलिए इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है और ये बात पुलिस ऑफिसर जैंग को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। सो फाइनली जैंग ने उस बूढ़े कपल की वो मिसिंग रिपोर्ट लिखी, उसके बारे में पूरी डिटेल्स वगैरह लिखी, क्या काम करता है सब कुछ लिखा और बाद में जस्ट उनको वहां से जाने के लिए कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, जो भी कोई अपडेट होगी मैं खुद आपको आकर इन्फॉर्म कर दूंगा। सो एल्डरली कपल वो वहां से बाहर निकला, अपने घर जा चुका था। बट पीछे बैठा ऑफिसर जैंग वो बार बार इसी केस के बारे में सोच रहा था कि आखिर कैसे हो सकता है 21 लोग एक ही जगह से कैसे गायब हो सकते हैं पिछले 6-7 महीनों में। जनवरी 1991 का टाइम आ चुका था, मतलब कि 2 महीने बीत चुके थे सुलीशा को गायब हुए। अभी तक उसके बारे में किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और कुछ हफ्ते बीत चुके थे उस आदमी को भी गायब हुए जिसकी रिपोर्ट उसके बूढ़े माता पिता ने आकर जैंग के पास लिखवाई थी। सो जनवरी 1991 में भी अब तक 5 और लोग इस नेही शहर से गायब हो चुके थे, एग्जैक्टली उसी स्टेशन से। 2 लड़कियां और 3 अलग अलग लड़के, 3 अलग अलग आदमी, मतलब अब टोटल 26 लोग गायब हो चुके थे इसी जगह से, इसी ट्रेन स्टेशन से। और ये बात सबको बहुत हैरान कर देने वाली थी। पुलिस वालों के सामने अब दिक्कत ज्यादा ये थी कि पहले तो जितनी भी लड़कियां गायब हो रही थी वो सारी सेक्स वर्कर्स थी। सो पुलिस वालों को लग रहा था कि वो जस्ट ये शहर छोड़कर जा रही हैं, अपनी पहचान बदल रही हैं, अपनी मर्जी से गई हैं, तो वो जहां भी गई हैं वो ठीक होंगी, अपना काम धंधा कर रही होंगी। बट अब क्योंकि आदमी भी गायब हुए हैं, वो तो सेक्स वर्कर्स नहीं थे, कोई काम धंधे वाला था, किसी का बिजनेस है, कोई नौकरी वाला है, ऐसे आदमी गायब हुए हैं। सो पुलिस वालों के लिए अब टेंशन सच में खड़ी हो चुकी थी कि क्योंकि उनको इसके बारे में पता करना ही होगा कि आखिर इसके पीछे क्या बसड़ है, आखिर लोग गायब कैसे हो रहे हैं। बट पुलिस वालों ने आने वाले कुछ हफ्तों में अपना पूरा जोर लगा लिया, जितने भी हिस्ट्री शीटर्स थे उनको उठाकर उनकी अच्छे से सेवा करी, जी लगाकर तोड़ा। बट फिर भी किसी को कुछ भी 1% भी कोई क्लू नहीं मिला कि इस केस के अंदर क्या हो सकता है। बस ऐसा लग रहा था जैसे ये 26 के 26 आदमी इस धरती से जस्ट गायब हो गए हो हवा के अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था उनके बारे में कोई पता लगाने का, उनके बारे में कोई सुराग लगाने का कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। ना तो कोई लाश मिली, ना ही उनको किसी ने कहीं आते जाते देखा, ना ही वो किसी व्हीकल के अंदर बैठे, ना ही उन्होंने कोई ट्रेन स्टेशन से ट्रेन पकड़ी। कुछ भी क्लू नहीं मिला पुलिस वालों के हाथ, वो जस्ट एक डेड एंड पर थे। इन 26 लोगों की खबर पूरे चाइना के अंदर इतने भयंकर रूप से फैली। वैसे तो चाइना बहुत बंद डब्बा है, उसके अंदर कुछ भी होता रहे वो कभी दुनिया वालों के आगे नहीं आता। बट 1990 या फिर 1991 में जब ये लोग गायब हो रहे थे तो ये खबर ना सिर्फ चाइना में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैली और लोग इसके बारे में ताने कसने लगे थे कि अगर तुमको जिंदा नहीं रहना तो एक काम करो, तुम नेहे शहर के अंदर चले जाओ। तुमको अगर अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है तो वहां चले जाओ, तुम अपने आप इस दुनिया से गायब हो जाओगे। लिटरली ये चीज चल रही थी उस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर। बट पुलिस वालों के हाथ खाली थे, लेकिन उनके ऊपर था कि किसी भी हाल में इस केस को क्रैक करो। ना सिर्फ नेहे शहर के लोग, जो आम लोग वहां रह रहे थे, बल्कि आसपास के शहर वाले लोग भी और इंक्लूडिंग वहां की टोटल पुलिस वाले भी ये समझ चुके थे कि कोई ना कोई सीरियल किलर है जो उनके बीच में खुलेआम घूम रहा है और वो इतनी सफाई से काम कर रहा है कि किसी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। 1991 की गर्मियां आ चुकी थी, जून जुलाई के महीने में। अभी तक पुलिस वालों के हाथ पूरे खाली, लेकिन अभी भी कंटिन्यू लोग यहां से गायब हो रहे थे। पुलिस वालों के ऊपर बहुत गंदा प्रेशर था कि किसी भी हाल में इस केस को सॉल्व करो, या तो सॉल्व करो या फिर जितने लोग ये गायब हो रहे हैं इनको गायब होने से रोको, कुछ तो करो, कहीं तो जाकर मरो। बट अब नेहे पुलिस के ऊपर से प्रेशर थोड़ा कम होने वाला था, क्योंकि ना सिर्फ अब नेहे शहर से बल्कि नेहे शहर के आसपास जितने भी छोटे बड़े शहर थे वहां से भी
अब लोग गायब होने लगे और अब ना सिर्फ नेहे शहर की पुलिस वालों के पास अब चैन की शांति थी कि हाँ चलो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, हमारे पड़ोसी के वहां से भी तो गायब हो रहे हैं, उनको भी तो थोड़ा प्रेशर लेने दो, पहले हम झेल रहे थे, अब ये सारे मिलकर झेलेंगे, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। बट यहां दिक्कत ये थी कि जितने भी लोग आसपास के शहर से गायब हो रहे थे, आसपास जितने छोटे मोटे शहर थे वहां से गायब हो रहे थे, उन सबके बीच में कॉमन यही बात थी कि या तो वो इस नेहे शहर से वहां गए हैं किसी काम से, या फिर वो उस ट्रेन स्टेशन से गए हैं। जो भी लाइन नेहे शहर से उठकर ट्रेन की पटरी उस शहर तक जाती और उस शहर के स्टेशन पर जाकर मिलती, उसी स्टेशन से आदमी गायब हो रहे थे। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि आदमी भी। 1991 यानी कि 1991 खत्म होते होते 30 से भी ज्यादा लोग इस शहर से, ना सिर्फ नेहे से बल्कि आसपास के शहरों से गायब हो चुके थे। ध्यान रखिए मैं इसके अंदर सुलीशा को इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि उसकी तो रिपोर्ट अभी भी नहीं कटवाई थी, वो अभी भी गायब थी, बट उसके बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। सो 30 से भी ज्यादा लोग नेहे और इंक्लूडिंग आसपास के वो सभी शहर गायब हो चुके थे, लेकिन अभी भी पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल खाली, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। बट दिन आ चुका था 22 अक्टूबर 1991 का। ध्यान रखिएगा तकरीबन 1 साल बीत चुका था सुलीशा को वहां से गायब हुए और उस आदमी को वहां से गायब हुए तकरीबन 11 महीने के आसपास का टाइम बीत चुका था। 22 अक्टूबर 1991 के दिन इस नाहा शहर से तकरीबन 2300 किलोमीटर दूर एक दूसरे ट्रेन स्टेशन पर वहां खड़ी हुई पुलिस अपनी रैंडम चेकिंग कर रही थी आने जाने वाले पैसेंजर्स की। एक बहुत बड़ी लाइन लगाई हुई थी, जितने भी ट्रेन वहां पर आकर रुकती उसके अंदर से पैसेंजर्स उतरते और स्टेशन से बाहर जाने के लिए बाहर निकलते, गेट की तरफ जाते। बट बीच में ही पुलिस वालों ने एक वो नाका सा लगाया हुआ था, जितने भी पैसेंजर्स इस स्टेशन से एग्जिट कर रहे थे उनको अपना सामान दिखाना था और उनको अपनी चेकिंग करवानी थी, अपनी आईडीज वगैरह दिखानी थी। ये बिल्कुल एक रैंडम चेकिंग, एक रूटीन चेकिंग। और ध्यान रहे इन पुलिस वालों का कोई लेना देना नहीं है उस नेहे वाले केस से। इनको कोई आइडिया भी नहीं है कि नेहे शहर के अंदर आखिर सब कुछ चल रहा है, बट कितने टाइम से चल रहा है उनको कोई लेना देना नहीं, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था इस केस को सुलझाने का। सो ये लोग अपनी जस्ट रैंडम चेकिंग कर रहे थे और तभी 3 लोग जिनके हाथों में बैग, जिसमें से एक लड़की 2 आदमी, ये तीनों लोग उस लाइन में लगे अपनी चेकिंग करवाने के लिए और धीरे धीरे उनका नंबर पास आने वाला था। बट पुलिस वालों ने नोटिस किया कि तीनों ही व्यक्ति बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं लाइन तोड़कर यहां से भागने के चक्कर में है। और पुलिस वाले अब इससे पहले तो कुछ कह नहीं सकते जब तक वो कुछ करते नहीं, और जैसे ही पुलिस वालों ने उनकी आंखों से आंख मिलानी शुरू करी, ये तीनों व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा गए। इन तीनों ने अपने बैग को अपने जस्ट छाती से लगाया और वहां लाइन तोड़कर दूसरी तरफ भागने लगे। ट्रेन स्टेशन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ही दूर की तरफ भागने लगे। अब जैसे ही पुलिस वालों ने देखा कि तीनों वहां से निकलकर भाग रहे हैं, तो पुलिस वाले उस नाके से उठे और इन तीनों के पीछे भागने लगे और जल्दी ही इनको भागते भागते वहां से पकड़ लिया और पकड़कर वहीं गिराया। इनके पीछे हथकड़ी वगैरह लगा दी थी और जैसे इनके सामने पुलिस वालों ने इनके वो बैग्स खोलकर देखे तो वो हैरान हो गए, क्योंकि इन तीनों के तीनों बैग्स के अंदर बहुत सारी ड्रग्स भरी हुई थी। इन तीनों को पुलिस वालों के सामने उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा किया गया और पुलिस वाले बहुत गंदे तरीके से गुस्से में आकर इन तीनों से पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, कहां जाने वाले हो, इन ड्रग्स का तुमसे क्या लेना देना है, तुमको ये ड्रग्स कहां सप्लाई करनी है, कहां से इसको खरीद कर लाए हो, कितने में खरीद कर लाए हो। ये सब कुछ क्वेश्चंस वो पुलिस वाले इस तीनों के तीनों व्यक्तियों के ऊपर फेंक रहे थे। बट ये तीनों बिल्कुल साइलेंट, इन तीनों ने अपना मुंह लिटरली खोला ही नहीं, ये बस सुन रहे थे पुलिस वाले इनको क्या कुछ कह रहे हैं। एट द एंड परेशान होकर उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुलिस वालों ने कहा कि तीनों अपनी आईडीज हमें दो। तो जैसे ये तीनों ने सुनी, तीनों ने तुरंत अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और वही हथकड़ी बंधे हुए हाथ से वो आईडी निकालकर उस पुलिस वालों के हाथ में दी। और जैसे पुलिस वालों ने देखा, तीनों में से एक व्यक्ति के पास, जो कि सबसे ज्यादा हैंडसम, सबसे ज्यादा स्मार्ट और वही वेल ड्रेस्ड, सूटेड, बूटेड, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जिया वैंग था। इसकी आईडी के ऊपर जिया वैंग लिखा हुआ था और जैसे पुलिस वालों ने देखा जिया वैंग, पुलिस वालों को पता ही नहीं कुछ भी, बट उनको इस ड्रग्स के लिए पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। ध्यान रहे अभी भी पुलिस वालों को कोई आइडिया नहीं कि ये वही जिया वैंग है जिसने वो जहर वाली कॉफी उस टाइम पर सुलीशा को पिलाई थी और उससे उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया था। इसके बारे में पुलिस वालों को कुछ भी नहीं पता, ना ही सुलीशा की कोई मिसिंग रिपोर्ट पुलिस वालों के सामने आई कभी। पुलिस वालों को बस आइडिया था तो इन तीनों के पास बहुत सारी ड्रग्स मिली है और अब क्योंकि पुलिस वालों के हाथ ये ड्रग्स तस्कर लग चुके हैं, इनका अच्छे से रिमांड लिया जाएगा, इनकी जी लगाकर सेवा की जाएगी। तो पुलिस वालों ने इन तीनों को अपनी गाड़ी में बैठाया, इंक्लूडिंग वो तीनों बैग्स भी, और इनको नजदीकी पुलिस स्टेशन में लेकर पहुंचे और इन तीनों को अलग अलग इंटेरोगेशन रूम के अंदर बंद कर दिया गया। पुलिस वाले चीज डिस्कस कर ही रहे थे और तभी पुलिस वालों के माइंड में आया कि क्यों ना हम सबसे पहले उस लड़की से पूछें, क्योंकि लड़कियां थोड़ी ज्यादा कमजोर होती हैं और वो जल्दी टूट जाती हैं अगर हम उसके
ऊपर दबाव बनाएंगे तो वो बहुत जल्दी बोल देगी कि आखिर उसके पास ये ड्रग्स कहाँ से आई, किसको ये सप्लाई करनी थी, कितने में इन्होंने ये खरीदी है, इसके पीछे का मेन आइटम कौन है, मेन सरगना कौन है, सब कुछ वो लड़की बता देगी। तो 4 पुलिस वाले उस लड़की वाले इंटेरोगेशन कमरे में गए और उसके चारों तरफ जाकर बैठ गए। वो लड़की सामने ऐसे बैठी हुई बिल्कुल शांत और उसके ऊपर सवाल पर सवाल करने लगे, बट उस लड़की ने अपना मुंह नहीं खोला। वो जस्ट चुप रहकर उन सभी सवालों को सुन रही थी। पुलिस वालों ने बहुत जोर जबरदस्ती करी, अच्छे से उसका रिमांड भी लिया, उसकी सेवा भी करी, बट उस लड़की ने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला। पुलिस वालों को जैसा आइडिया था कि लड़की जल्दी टूट जाएगी और ये हमारे सारे सवालों का जवाब दे देगी, बट उस लड़की ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये लड़की उनको कुछ भी नहीं बताने वाली, इसलिए वो जिया के अलावा जो दूसरा आदमी उन्होंने पकड़ा था उसके पास गए और उसको जाकर अब कंफर्ट करने लगे। उसको एक ब्लैंकेट दिया क्योंकि ठंड लग रही थी उसको अंदर बैठे बैठे। ऑब्वियसली पुलिस वालों को देखते ही कोई भी कांप जाता है, सो उसको कंफर्ट किया, उसके शरीर के ऊपर कंबल वगैरह डालकर, और पूछने लगे कि देखो हमें प्यार से बता दो वरना हम जोर जबरदस्ती तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। जो तुम बताओगे अगर हमारे लायक वो काम की चीज हुई तो हम तुम्हारे साथ सख्ताई थोड़ी कम करेंगे। और जैसे ये बात उस आदमी ने सुनी, वो आदमी पूरा टूट गया और बोलने लगा। उसने जस्ट एक ही लाइन कही। उसने पुलिस वालों को कहा कि जनाब ये जो आपके हाथों में ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। आपको जाकर जिया वैंग के घर के अंदर का नजारा देखना चाहिए। ये ड्रग्स वाला मामला आप सारा कुछ छोड़ देंगे यहीं पर जब आप उसके घर में जाएंगे। अगले दिन नेहे के उस पुलिस स्टेशन के अंदर एक फोन बजा और ये फोन कहीं और से नहीं बल्कि 2300 किलोमीटर दूर उसी पुलिस स्टेशन से आया था, नेहे के पुलिस स्टेशन में। और ऑफिसर जैंग जो कि इस पूरे केस को खंगाल रहे थे, वही 30 लोग जो गायब हुए थे, उन्होंने तुरंत उस फोन को उठाया और पूछने लगे कि हाँ जी कौन। तो सामने से उन लोगों ने बताया, दूसरे पुलिस वालों ने, कि हमारे पास ये सब कुछ आया है और हमारे पास तुम्हारे शहर का एक जिया वैंग नाम का आदमी, हमने उसको अरेस्ट किया है ड्रग्स से रिलेटेड, बट उसके साथ ही ने जो कन्फेस किया है वो आपको जानना चाहिए। और जैसी वो सारी बातें जो उस आदमी ने कन्फेस किया था, वो सारी बातें इस पुलिस वाले ने जैंग को बताई। और जैंग जैसे फोन के ऊपर वो सारा कुछ सुन रहा था, लिटरली वो बहुत बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसकी आंखें फटने को दी क्योंकि जैंग समझ चुका था कि ये जो 30 लोग गायब हुए हैं इनका कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है इस जिया वैंग के साथ। ऑफिसर जैंग ने जैसे वो फोन रखा, तुरंत अपने टीम के 20 सबसे माहिर उनको अपने पास बुलाया और साथ ही 10 अलग अलग फोरेंसिक डॉक्टर्स को फोन किया और उनको भी अपने पास बुलाया। और ये 30 के 30 सरकारी ऑफिसर्स अलग अलग गाड़ियों में बैठकर पूरा काफिला बनाते हुए सीधा जिया वैंग के घर पर पहुंचे। ये सारी गाड़ियां जिया वैंग के घर के बाहर पहुंची। 30 के 30 ऑफिसर इंक्लूडिंग वो डॉक्टर्स, वो सभी गाड़ियों से बाहर निकले और सामने खड़े होकर जिया के घर को देखने लगे। घर बहुत बहुत ज्यादा शानदार, बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा घर, कुछ भी इसके अंदर अजीब नहीं हो सकता। बट जैसे इन लोगों ने जाकर उस गेट का दरवाजा तोड़ा, क्योंकि अंदर तो कोई भी नहीं था, जिया वैंग खुद वहां से 2300 किलोमीटर दूर उस पुलिस स्टेशन के अंदर बंद था, तो जैसे ही पुलिस वालों ने इस घर का मेन दरवाजा तोड़ा और तोड़ते जैसे सभी के सभी लोग अंदर गए, लिटरली इनमें से आधे से ज्यादा लोग बहुत जोर जोर से उल्टियां करने लगे क्योंकि बहुत गंदी स्मेल इस घर के अंदर, पूरे घर के अंदर फैली हुई थी, जिसके अंदर खड़ा हो पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था। बट फिर भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर अपनी हिम्मत दिखाते हुए अपने नाक को ढककर, अपनी शर्ट वगैरह से अपने नाक को कवर करके आगे की तरफ गए, लाइट्स वगैरह ऑन करी और देखने लगे कि आखिर स्मेल आखिर आ कहां से रही है। ऊपर तलाशी लेते लेते पुलिस वाले समझ चुके थे कि जो भी स्मेल आ रही है इस घर के बेसमेंट से आ रही है। सो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरानी से, बहुत ज्यादा परेशान होते होते उस स्मेल को चीरते हुए उस बेसमेंट के दरवाजे की तरफ गए। और जैसे इन लोगों ने ऊपर से उस बेसमेंट का दरवाजा खोला, नीचे सीढ़ियां, और सभी लोग समझ चुके थे कि स्मेल सीधा बेसमेंट से ही आ रही है। धीरे धीरे करके सभी लोग इस बेसमेंट में नीचे की तरफ उतरे। नीचे बहुत बहुत ज्यादा घना अंधेरा, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस वो आ रही है तो बहुत गंदी स्मेल। इस मोमेंट पर यह स्मेल इतनी ज्यादा ओवर पावर कर चुकी थी इन पुलिस वालों के ऊपर कि मजबूरन इनमें से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को तो वापस बाहर आना पड़ा बेसमेंट से और वो सीधा मेन रोड पर गए, क्योंकि इनको लग रहा था कि नीचे कोई जहरीली केमिकल की स्मेल है और वो उसके अंदर खड़े होकर सांस ले रहे हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर जहर वगैरह फैल सकता है। इसलिए सभी पुलिस वालों ने अपने मुंह के ऊपर गैस मास्क वगैरह लगाया ताकि वो जहरीली गैस को अपने अंदर इनहेल ना कर ले अपने सांस के थ्रू। गैस मास्क वगैरह लगाकर दोबारा से लोग बेसमेंट की तरफ गए और सभी अब पूरे बेसमेंट में फैल चुके थे इसकी छानबीन करने के लिए। जैसे ही पुलिस वालों ने बेसमेंट की लाइट्स वगैरह ऑन करी, उनको दिखा कि इस बेसमेंट के बिल्कुल बीच में एक फट्टा रखा हुआ है फर्श के ऊपर। और जैसे इन लोगों ने उस फट्टे को हटाया और नीचे की तरफ देखा कि नीचे एक सीक्रेट बंकर बनाया गया है, बहुत गहरा बंकर, और ये स्मेल सारी इसी बंकर में से बाहर आ रही है। बट जिस टाइम पर ये पुलिस वाले देख रहे थे इस बंकर को, उस टाइम पर एक पुलिस वाले को इसी बेसमेंट के कोने में एक कैसेट मिली। एक साथ में वो वीसीआर प्लेयर वगैरह भी था, उस साइड में रखी हुई थी वो कैसेट। और जैसे उस पुलिस वाले ने इस कैसेट को उस वीसीआर प्लेयर में लगाया और उसको प्ले किया, तो लिटरली वो पुलिस वाला इतनी जोर से चिल्लाया क्योंकि जो उस
टेप के अंदर था, जो उस कैसेट के अंदर था, वो पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था कि इस बेसमेंट में, उस बंकर के अंदर आखिर क्या चल रहा है। आखिर इस बेसमेंट के अंदर क्या चल रहा था, ये समझने के लिए हमें वापस 1 साल पहले जाना पड़ेगा, जब सु लीशिया को जिया वैंग उस ट्रेन स्टेशन पर मिला और इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई और ये जिया वैंग सु लीशिया को अपने घर लेकर आया और वो कॉफी वगैरह पिलाई। बट कॉफी पीते पीते एंड में सु लीशिया को समझ आ चुका था कि उसको जहर वगैरह दिया गया है या फिर कोई ड्रग वगैरह दी गई है, और उसके बाद उसकी आंखों के आगे पूरा अंधेरा छा चुका था। इस अंधेरा छाने के तकरीबन 6 से 7 घंटों बाद सु लीशिया की नींद खुली। असल में सु लीशिया अभी मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, और जो चीज उसको दी गई थी वो जहर नहीं थी बल्कि एक टाइप की ड्रग्स ही थी जिसने उसको बेहोश कर दिया था। उस ड्रग्स की ओवरडोज सु लीशिया को दी गई थी। सो जैसे उसकी नींद खुली, उसने अपने चारों तरफ देखा, उसके नाक में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। उसने अपने हाथ जैसे इधर उधर लगाए, उसके हाथ दोनों दीवार को टच हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी बहुत गहरे कुएं में फेंक दिया हो। सो सु लीशिया उठकर बैठी और अपने नीचे देखने लगी, क्योंकि उसको कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, अंधेरा बहुत ज्यादा है। उसने नीचे अपने हाथ लगा लगा कर देखना शुरू कर दिया, बट जहां भी वो हाथ मारती ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जेली के ऊपर बैठी हुई है, जैसे किसी कीचड़ वगैरह में बैठी है। जहां भी वो हाथ डाल रही है उसके हाथ अंदर चला जा रहा है। सॉलिड चीज नीचे बहुत बहुत कम है। सो उसने हाथ लगाकर इधर उधर का माहौल देखना शुरू कर दिया और इतने में ही ऊपर से उसको रोशनी आती हुई दिखाई दी, क्योंकि किसी ने ऊपर लगा हुआ गेट वो हटा दिया था। जी हाँ, इस टाइम पर 1 साल पहले सु लीशिया कहीं और नहीं बल्कि इसी पिट के अंदर बैठी हुई थी, इसी बंकर के अंदर बैठी हुई थी जो कि उस बेसमेंट के अंदर बनाया गया था। जैसे ही सु लीशिया बेहोश हुई, उस टाइम पर इस जिया वैंग ने सु लीशिया को घसीट कर वो सीधा अपने बेसमेंट में लेकर आया। अपने बेसमेंट की लाइट ऑन करके वो जो फट्टा था बीच में, जिसमें नीचे उसने वो बंकर बना रखा था, उस फट्टे को साइड किया और सु लीशिया को उस गड्ढे के अंदर ड्रॉप कर दिया और ऊपर से वो फट्टा ढक दिया। तकरीबन 6 घंटे बाद जब ये जिया वैंग उसको संभालने के लिए आया कि क्या सु लीशिया खत्म हो चुकी है, अभी तक तो उसको मर जाना चाहिए था, क्योंकि जिया वैंग का प्लान तो यही था, लेकिन अभी तक सु लीशिया बिल्कुल जिंदा थी और वो सही सलामत थी। बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी चिल्लाहट सुनकर ही ये जिया वैंग आया था बेसमेंट में और उसने जैसी फट्टा हटाया, ऊपर से रोशनी आई नीचे और सु लीशिया ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो खड़ी होकर ऊपर चढ़ भी नहीं सकती वो, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा गहरा था वो। जब तक ऊपर से कोई रस्सी वगैरह ना फेंकी जाए, नीचे से कोई भी व्यक्ति ऊपर जा ही नहीं सकता। सु लीशिया ने पहले उस मुहाने की तरफ देखा, ऊपर जिया वैंग जो कि झुक कर नीचे देख रहा है, साथ में उस रोशनी के सहारे उसने अपने आसपास भी देखा, क्योंकि बहुत सारी वो जेली टाइप चीजें वो हिल डुल रही थी। वो जिंदा थी, बट उसको इग्नोर करते हुए उसने ऊपर की तरफ देखा। जिया वैंग को कहा कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया और तुम मेरे साथ ये सब करोगे। असल में ये बात सु लीशिया ने जिया वैंग को इसलिए कही क्योंकि जिस चीज के ऊपर वो बैठी थी वो कोई सॉलिड धरती नहीं बल्कि इंसान थे। बहुत बहुत सारे इंसान, बहुत सारी डेड बॉडीज। इनफैक्ट उनमें से कुछ व्यक्ति तो अभी भी जिंदा थे, बट वो मरने की कगार पर थे। बहुत सारी डेड बॉडीज गलने लगी थी, गल गल कर उनकी स्मेल इतनी गंदी हो चुकी थी कि वो किसी भयंकर केमिकल जैसी लग रही थी। खैर, उन सभी लाशों के ऊपर बैठकर जो आइट साइड थोड़ी बहुत हिल रही हैं, तड़प रही हैं, अपने मरने का इंतजार कर रही हैं, उनके ऊपर बैठकर सु लीशिया जिया वैंग को अपने सामने देख रही है और उससे अपने आप को बचाने के लिए कह रही है। सु लीशिया ने बहुत जोर जोर से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, अपनी जान की भीख मांगने लगी। वो बार बार बोल रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। उस टाइम पर जिया वैंग ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, बट एक शर्त पर, जो मैं कहूंगा तुम यहाँ से निकालने के बाद वही करोगी। अब सामने मौत दिखाई दे रही है सु लीशिया को, तो ऑब्वियसली उसने तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ, जो भी तुम कहोगे मैं वही करूंगी। और तुरंत इस जिया वैंग ने एक रस्सी नीचे डाली उस पिट के अंदर और उस रस्सी को पकड़कर सु लीशिया वापस ऊपर चढ़ी और सामने अब दोबारा से जिया वैंग के खड़ी थी। और उसके कुछ दिनों बाद सु लीशिया वापस उसी ट्रेन स्टेशन पर बैठी हुई थी जहां पर वो पहली बार जिया वैंग को मिली थी, बट अब की बार वो अकेली थी। जिया वैंग उसके साथ बिल्कुल भी नहीं था। और इतने में ही उसको एक और बिजनेसमैन सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया जो कि वेट कर रहा था अपनी ट्रेन के आने की। और तभी सु लीशिया चलकर उस बिजनेसमैन तक गई जो कि वेट कर रहा था अपनी ट्रेन के आने की, और उसके पास जाकर उसके यहाँ हाथ के ऊपर हाथ रखकर उसके हाथ को थोड़ा थोड़ा दबाने लगी और दबाते दबाते उसकी तरफ बहुत ही सिड्यूसिंग इशारे करने लगी, जैसे अपने हॉट वगैरह दबाना और उसको अपने साथ आने के लिए एनकरेज करना। अब जैसी ये चीज़ उस बिजनेसमैन ने देखी, सु लीशिया की तरफ देखा, सु लीशिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वो लड़की, और उसकी तरफ देखकर वो थोड़ा सा पिघल सा गया वो आदमी, वो बिजनेसमैन। और क्योंकि अब
ये लड़की सामने से उसको बुला रही थी, तो उस बिजनेसमैन ने अपने काम को साइड में रखा कि ये चीज़ पहले ज़्यादा जरूरी है, हम ये कर लेते हैं, काम बाद में कर लेंगे। सो उसने भी सुलीशा का हाथ पकड़ा और सुलीशा उसको अपने साथ ट्रेन स्टेशन से बाहर लेकर गई, अपनी गाड़ी में बैठाया और वो गाड़ी सीधा जिया वैंग के घर पर जा चुकी थी। तुरंत सुलीशा ने गाड़ी को पार्किंग में लगाया, दोनों लोग इस गाड़ी से बाहर निकले। सुलीशा ऊपर चढ़ते हुए उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर सुलीशा और वो आदमी दोनों बातें करते हुए घर के अंदर घुसे। सुलीशा ने घर को अंदर से लॉक किया। ये दोनों वही मेन लिविंग हॉल में आकर बैठे जहां पर इसे कुछ दिन पहले सुलीशा बैठी हुई थी। एग्जैक्टली उसी जगह पर सुलीशा वापस उस किचन में गई कॉफी वगैरह बनाने के लिए और उसने पीछे से इस आदमी को आवाज लगाई कि आ जाओ, तुम भी किचन में आ जाओ, दोनों साथ मिलकर कॉफी वगैरह बनाएंगे। और वो आदमी, वो बिजनेसमैन आदमी, अपना सूटकेस वगैरह वहीं रखकर सुलीशा के पीछे पीछे किचन में जा चुका था। बट यहां दिक्कत ये थी कि इस मोमेंट पर यहाँ इस किचन में सुलीशा अकेले नहीं थी। वहीं किचन वाली एक दीवार के पीछे जिया वैंग अपने हाथ में एक तार लेकर वेट कर रहा था। और जैसे बिजनेसमैन आदमी किचन के अंदर आया, इस जिया वैंग ने तुरंत उस आदमी के ऊपर हमला कर दिया और अपने हाथ में जो तार उसने पकड़ी हुई थी उसको तुरंत उस आदमी के गले में चारों तरफ घुमाकर इतनी जोर से खींचा कि वो आदमी लिटरली उस टाइम पर अपना दम तोड़ चुका था। वो आदमी बस अब मरने ही वाला था। उससे पहले जिया वैंग ने तार को खोला, क्योंकि अब आदमी वो बेहोश हो चुका था। उसको पकड़कर खींच कर सीधा उसी बेसमेंट में लेकर आए और वहीं वो ढक्कन हटाकर, फट्टा हटाकर उसको भी अंदर डाल दिया। उसके कुछ घंटों बाद दोबारा से इस जिया वैंग और सुलीशा ने इस बंकर का ऊपर से वो फट्टा हटाया और खुद अब सुलीशा वापस इस बंकर में नीचे उतरी और एक रस्सी के साथ उसने वो जो आदमी पहले नीचे फेंका था उस आदमी को दोबारा से रस्सी से बांधा और सुलीशा वापस ऊपर रस्सी से चढ़ी और सुलीशा और जिया वैंग ने मिलकर उस बिजनेसमैन वाले आदमी को उस पिट से बाहर निकाला। अभी भी वो आदमी जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। और तभी उस आदमी को बाहर निकालकर बेसमेंट के फर्श के ऊपर रखा और सामने एक ट्राइपॉड रखा इस जिया वैंग ने और एक कैमरा वगैरह लगाया और खुद कैमरे के पीछे जाकर अपना कैमरा पूरा सेटअप करके वो बिल्कुल रेडी था आगे कुछ करने के लिए। जी हाँ, उसने सुलीशा की तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या सुलीशा तुम रेडी हो? सुलीशा ने हाँ में इशारा किया कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और तभी सुलीशा नीचे बेहोश पड़े उस आदमी की छाती के ऊपर बैठकर अपने हाथ में एक चाकू लेकर ऊपर की तरफ करके उसने पीछे कैमरे की तरफ घूमकर देखा, पीछे जिया वैंग जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा था उस कैमरे में। और तुरंत सुलीशा ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ चाकू सीधा उस आदमी के चेहरे के अंदर खोपा पहले और बार बार तकरीबन 18 से 19 बार उसने वो चाकू उस आदमी के छाती के अंदर खोप दिया। वो आदमी वहीं पर तड़प तड़प कर मर चुका था। और जैसे ही उसकी मौत हुई, दोनों ने दोबारा से उस बंकर का वो ढक्कन खोला और दोबारा से उस आदमी को उसी बंकर के अंदर डाल दिया। ऊपर से ढक्कन बंद किया, काम खत्म, वीडियो खत्म। और उस टाइम पर जब पुलिस वालों को वो कैसेट मिली थी इस बेसमेंट की तलाशी करते हुए, और जब उस पुलिस वाले ने वीसीआर प्लेयर के अंदर वो चलाकर देखी तो पुलिस वालों के सामने सुलीशा वो मर्डर कर रही थी, जबकि जिया वैंग कैमरे में पीछे की तरफ खड़ा होकर कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना। और ये पूरी वीडियो देखने के बाद पुलिस वाले समझ चुके थे कि इस बेसमेंट के अंदर और इस गड्ढे के अंदर ये जो बंकर बनाया हुआ है इसके अंदर क्या चल रहा है। पुलिस वाले इंक्लूडिंग जैंग पुलिस ऑफिसर वो समझ चुका था कि जो 30 लोग आज तक गायब हुए हैं, इनके पीछे का रहस्य, इनके पीछे की मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। इन सब के पीछे ये जिया वैंग जिम्मेदार है, जो बहला फुसला कर लड़कियों को अपने पास लेकर आता और उनकी जान लेकर उनकी बॉडीज के साथ कुछ कुछ करके उनकी वीडियोस वगैरह बनाकर इसी बंकर के अंदर ड्रॉप कर देता, वहीं डंप कर देता। एक्चुअल में जिया वैंग एक सीरियल किलर था, बट यहाँ सीरियल किलर के साथ एक पार्टनरशिप बनने वाली थी, क्योंकि जब उसको सुलीशा मिली और उसने वो जहरीली कॉफी, ड्रग्स वाली कॉफी सुलीशा को पिलाई और उसको नीचे ले जाकर बेसमेंट में उसी बंकर के अंदर डंप कर दिया। एक्चुअल में उस टाइम पर जिया वैंग को लग रहा था कि सुलीशा उसी बंकर के अंदर मर जाएगी, वहीं दम तोड़ देगी। बट मिरेकली सुलीशा उस ड्रग्स वाली कॉफी से बच चुकी थी और वो अभी भी जिंदा थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। और जैसे सुलीशा की चिल्लाहटें जिया वैंग ने सुनी, उसने वापस ऊपर से वो फट्टा हटाया और उसको एक शर्त के ऊपर अंदर से बाहर की तरफ खींचा, बेसमेंट में खड़े होकर उसको बताया कि तुम्हें अब मेरे लिए काम करना होगा और अगर तुमने कुछ भी चालाकी करी तो तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जब ये बात सुलीशा ने सुनी, वो उसके बहकावे में आ गई और उसके साथ लिटरली सीरियल किलिंग्स के अंदर पार्टनरशिप करने वाली थी। जी हाँ, जहां अभी तक सिर्फ लड़कियां गायब हो रही थी, वहां अब आदमी भी इसीलिए गायब होने शुरू हुए क्योंकि ये सुलीशा अब खुद एक सीरियल किलर बनने वाली थी। ये सुलीशा खुद अब ट्रेन स्टेशन पर जा जाकर, अलग अलग ट्रेन स्टेशन पर जा जाकर ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि आदमियों को भी सिड्यूस करती, अपने पास आने का इशारा करती, अपने पास बुलाती
बुलाती है जाने का नहीं। बट जो लोग गए इसके साथ, उन बेचारों को तो कॉफी भी पीने का नसीब नहीं हुई। घर के अंदर घुसते ही वो जिया वैंग अपने साथ तार लेकर खड़ा होता और तुरंत उनके चारों तरफ गले में लपेट कर खींच देता, और तब तक खींचता जब तक वो लोग या तो पूरी तरीके से मर ना जाते या फिर गहरे सदमे में ना चले जाते, और उनको उठाकर सीधा उसी बेसमेंट के अंदर बने हुए बंकर के अंदर डंप कर देता। अंदर ये लोग जो और बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, उन सभी कंध के अंदर पड़े रह कर अपनी जान दे देते। सोच कर देखे नीचे कितनी सारी लाशें थी। ऐसे ही एक और आदमी जिसको मारकर इन दोनों ने उसी बंकर के अंदर डंप कर दिया था, बट मिराकली वो भी बच गया, और उसने जब चिल्लाना शुरू किया तो इन दोनों ने उसको भी बाहर निकाल लिया और उसके साथ भी अब पार्टनरशिप करने की कही। और वो आदमी मान चुका था, मतलब अब ये ट्रियो बन चुका था, 3 लोग बन चुके थे, सू लीशिया, जिया वैंग और एक और आदमी जिसको अब इन्होंने बचाया था, मतलब कि मारकर बचाया था, उसको अब अपने साथ शामिल किया। और ये तीनों लोग मिलकर अब अपने लिए अलग अलग विक्टिम्स ढूंढ रहे थे। विक्टिम्स को ढूंढकर वो सीधा इस घर में लेकर आते, उसकी जान लेते, नीचे उसकी लाश को डंप कर देते। नीचे इतनी लाशें सड़ रही थी, जिनमें से कुछ तो लोग अधमरे थे, जो बेचारे सोच कर देखिए, जो अपनी आंख खोलते उनके आंखों के सामने इतने सारे लोग नीचे, जोम्बी जैसे लोग जो किसी भी हाल में अब खून के प्यासे थे। बेचारों को कुछ खाना पीना तो दिया नहीं गया, वो नीचे भूख से ही एक दूसरे को खा खा कर मर रहे थे। और इनका सबसे पहला विक्टिम वही वो बिजनेसमैन, कोई और नहीं, जिसको सू लीशिया उस ट्रेन स्टेशन से अपने ऊपर सीड्यूस करके अपनी गाड़ी में बैठा कर इस घर तक लेकर आई थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी एल्डरली कपल का वो बेटा था, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो एल्डरली कपल कुछ टाइम बाद बेचारे वो ऑफिसर जैंग के पास गए थे और कहा था कि हमारा बेटा इस ट्रेन स्टेशन से गायब हो चुका है। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि इतने लंबे टाइम तक ये लोग ये सब कुछ करते रहे, बट क्यों? ये जिया वैंग तो चलो समझ में आता है कि साइकोपैथ है, इसको सीरियल किलिंग्स करने में मजा आता है, बट सू लीशिया और वो दूसरा आदमी क्यों? ये लोग इसका साथ क्यों दे रहे थे? इनफैक्ट सू लीशिया के पास तो किडनैप होने के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ही दूसरा मौका आ चुका था यहाँ से भागने का, क्योंकि इस जिया वैंग ने अपनी खुद की गाड़ी देकर विक्टिम ढूंढने के लिए भेजा था उस ट्रेन स्टेशन पर। और ये सू लीशिया खुद विक्टिम ढूंढ भी रही है। अरे तू पुलिस वालों के पास जाकर मदद भी मांग सकती है। ऐसा इस जिया वैंग ने इन लोगों के ऊपर क्या कर दिया कि ये लोग पूरे तरीके से जिया वैंग के कंट्रोल में थे? ऐसा इनको क्या सूंघा दिया? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। और यहाँ से तकरीबन 2300 मील दूर जब 22 अक्टूबर 1991 के दिन पुलिस वालों ने इस ट्रियो को गिरफ्तार किया, जहाँ आप समझ सकते हैं अभी तक आपको पता लग गया होगा कि इस ट्रियो में जो लड़की गिरफ्तार हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि सू लीशिया ही थी। और जब उसके ऊपर पुलिस वालों ने दबाव बनाया, भयंकर उसको टॉर्चर करने की धमकियां वगैरह दी, उसको हल्का फुल्का मारा पीटा भी, बट सू लीशिया बिल्कुल नहीं टूटी। उसने एक भी वर्ड बोलने से मना कर दिया जिया वैंग के खिलाफ। इनफैक्ट वो जो दूसरा आदमी जिया वैंग के लिए काम कर रहा था वो टूट गया और उसने सीधे तौर पर पहली लाइन यही कही कि ये ड्रग्स तो कुछ भी नहीं, आप पहले जाकर जिया वैंग का घर देखिए, वहां आपको बहुत बहुत कुछ मिलेगा, आप इन ड्रग्स वगैरह को भूल जाएंगे। पुलिस वालों ने उस बंकर से अलग अलग बॉडीज को निकालना शुरू किया और पुलिस वाले खुद भी हैरान थे, क्योंकि यहाँ 30 नहीं बल्कि टोटल 42 लाशें उस बंकर से बाहर निकाली गई। टोटल 42 लाशों में से 24 महिलाएं, 18 आदमी थे। सोच कर देखिए आप ये किस लेवल पर सीरियल किलिंग्स कर रहे थे। पुलिस वालों ने तुरंत इनके ऊपर केस बनाकर नेहे इनको ट्रांसफर किया, और नेहे की जब कोर्ट के अंदर इन तीनों को पेश किया गया तो ऑब्वियसली कोर्ट में इनके लिए कोई भी दया नहीं बरती गई और इनको तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ पेनल्टी सुना दी गई। और ये डेथ पेनल्टी कितनी ज्यादा तेज थी आप सोच सकते हैं कि 22 अक्टूबर 1991 को गिरफ्तार हुए हैं और 24 जनवरी 1992 के दिन इन सभी को डेथ पेनल्टी दे भी दी गई। आज भी पूरे नेहे शहर के अंदर ये स्टोरी बहुत बहुत ज्यादा फेमस है कि 1990s के अंदर यहाँ क्या हुआ था। आज भी लोग इस नेहे शहर को बैंडिट सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इनफेमस थी उस टाइम पर। लोगों के लिए नेहे शहर एक बुरा सपना बन चुका था, क्योंकि 42 लोग थोड़े नहीं होते। सच में बहुत बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था।